अमोनिया H+ आयन से रिएक्ट कर रहा है और NH4+ में कन्वर्ट हो रहा है। यह है कैसे अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या है कि अगर हम स्ट्रक्चर देख लें अमोनिया की, तो हमें अमोनियम आयन की स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ होता है, तो हाइड्रोजन का हो जाता है डुप्लेट तीनों हाइड्रोजन का, और उसको स्टेबल होने के लिए केवल डुप्लेट स्टेट ही अचीव करनी होती है, स्टेबल हो जाएगा। नाइट्रोजन का उसके साथ साथ में ऑक्टेट भी पूरा हो जा रहा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट, हाइड्रोजन का डुप्लेट, हाइड्रोजन का डुप्लेट। और नाइट्रोजन का देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में पहले ही थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसने गेन कर लिए, टोटल हो गए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट भी हो गया कंप्लीट। लेकिन ये जिस H+ के साथ में कंबाइन कर रहा है, उस H+ के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बताया होगा आपको कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर आपने उस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दिया है, उसके पास इस समय एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर उसको स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये नाइट्रोजन की ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, जो कहीं पर भी कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी इसके पास बचे हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में शेयर हो जाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगर आप इनको वैलेंस शेल के फॉर्म में देखना चाहते हो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया हाइड्रोजन का वैलेंस शेल, दूसरे हाइड्रोजन का वैलेंस शेल हो गया, तीसरे हाइड्रोजन का वैलेंस शेल हो गया, और इस हाइड्रोजन ने चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, ये हो जाएगा इस हाइड्रोजन का वैलेंस शेल। चारों हाइड्रोजन्स के डुप्लेट कंप्लीट हो गए यहाँ तक। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो ये रहा नाइट्रोजन का ऑक्टेट। जो ये बॉन्ड है नाइट्रोजन का और इस बाद वाले हाइड्रोजन का, जिसके ऊपर H+ चार्ज था, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड रहते हैं। आप इस वाले बॉन्ड को कहते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, और वो है ओजोन का। देखते हैं, ओजोन बनता है जैसे हमने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है, वैसे ही O2 पर अगर हम O2 को ऑक्सीजन के साथ में अगर हम रिएक्ट करा दें, तो मतलब इनफैक्ट O2 अगर ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है तो O3 बन जाता है। और O2 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, दोनों ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। पहला ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, O2 बन जाता है। और ये रहा ये दूसरा वाला ऑक्सीजन, अगर ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, दोनों ऑक्सीजन का यहाँ पर तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वाले है ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो बना लेते हैं इसका भी, कैसे होगा। ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट इस वाले का जो वैलेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ऐसे इस वाले का वैलेंस यहाँ तक रहेगा, इस वाले का वैलेंस यहाँ तक रहेगा। सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं NH3 का, BF3 के साथ में कॉम्प्लेक्स।
अमोनिया का स्ट्रक्चर हमने ऊपर बनाया हुआ ही है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन को चाहिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तीनों फ्लोरीन्स बोरॉन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। इनफैक्ट तीनों फ्लोरीन्स के पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और बोरॉन के पास में होते हैं केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो BF3 में फ्लोरीन 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 तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। बताइए जरा, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो पा रहे हैं? तो 3 इलेक्ट्रॉन थे बोरॉन के पास में वैलेंस शेल में पहले ही। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 3, तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद में 3 इसके अपने और 3 जो फ्लोरीन के साथ में शेयर किए, टोटल हो जाएंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरॉन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट कर पाने के लिए। नाइट्रोजन के केस में क्या है, ऑक्टेट तो पहले से ही कंप्लीट हुआ रखा है और उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स बच भी जा रहे हैं ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद। तो क्या होगा, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन और बोरॉन दोनों के बीच में शेयर हो जाएंगे और जब ये शेयरिंग हो जाएगी तो क्या होगा, देखिए जो बॉन्ड बनेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में शेयर होंगे। ऐसा जब भी होता है कि शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कोई एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको आप लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और उसको अगर आप बना लेंगे, यहाँ पे मैं बाकी के पार्ट को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ, केवल जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उस वाले पार्ट को केवल मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर फ्लोरीन 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 हाइड्रोजन 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 लिख सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड बना है, इनफैक्ट ये इसी तरीके का बॉन्ड है कि नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर था वो लोन पेयर नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में शेयर हो गया और ये वही है जो अभी तक आप देखते आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं बात कर रहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और जो दूसरा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ होता है वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है और इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुआ होता है वही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर डोनेशन भी है और शेयरिंग भी, या दूसरा तरीका इसको समझने का ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने के लिए यूज होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा होता है। अमोनिया का एग्जाम्पल था, नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर अवेलेबल है हाइड्रोजन के साथ में शेयर हो जा रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है। ओजोन के एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर कोई एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ में शेयर कर ले रहा है, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। अमोनिया और BF3 में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, बोरॉन के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, बोरॉन के साथ में शेयर हो जा रहा है, नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पा रहा है। तो ये थे 3 एग्जांपल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की इन डिटेल, कि क्या होता है और कैसे बन रहा होता है। शायद हमने लास्ट क्लास में बात की होगी NaCl के फॉर्मेशन की, सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की। वहाँ पर क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और जो क्लोरीन है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर,
इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड की या आयोनिक बॉन्ड की। सर प्लीज कोवेलेंट बॉन्ड के सर एक दो एग्जांपल बता दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्लोरीन है, दोनों के 7 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया भी आपने देखा, अमोनिया हो गया, मीथेन, वाटर, और नाइट्रोजन बताया था, क्या बताया था शायद, कार्बन डाइऑक्साइड, बेरिलियम क्लोराइड, BF3 देखा था आपने भी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सभी में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। बीच में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, बाकी सभी में सिंगल बॉन्ड्स बन रहे हैं। आप लोग प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। ये जो डिफरेंसेस हैं, कंपैरिजन है, किसी चाहे कोऑर्डिनेट आयनिक की हो चाहे आयनिक कोवेलेंट की हो, अभी हम करेंगे। एक बार आप जान तो लीजिए कि ये सभी होते क्या हैं। पहले सारे के सारे बॉन्ड्स जान लीजिए, फिर हम बात करेंगे उनकी जो भी डिफरेंसेस हैं या सिमिलरिटीज़ हैं किसी में भी, उनकी प्रॉपर्टीज़ में या टाइप ऑफ कंपाउंड्स में या फॉर्मेशन में। हमने कोई एक एटम ए लिया हुआ है, एक दूसरा एटम बी लिया हुआ है। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि ए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और बी इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। और जब ऐसा हो जाएगा कि ए ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया, बी ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ए का चूंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, बी के पास में एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 2 सेट ऑफ एग्जाम्पल्स, आप बताएंगे कि कौन से वाले में। अब जब ये ए प्लस और बी माइनस का फॉर्मेशन हो गया, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, चूंकि अपोजिट चार्जेस हैं, इनके बीच में इन आयन्स के बनने की वजह से आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगेंगे और इस बॉन्ड को ही आप कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और जिन कंपाउंड्स में ये बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उनको आप कहते हैं आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। एग्जांपल नंबर 1 है लिथियम क्लोराइड है और पोटेशियम क्लोराइड है। बताएंगे कि किसमें आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। हाँ जी बोलिए बालाघाट। सर आयोनिक बॉन्ड का साइन नहीं होता। आयोनिक बॉन्ड का साइन, साइन का मतलब कि जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे आयनिक बॉन्ड का कोई साइन इसलिए नहीं रहता है क्योंकि जैसे अगर आप NaCl को देखें, अगर जहाँ पर भी लिखा रहेगा सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज लगा रहेगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज लगा रहेगा, आप समझ जाओगे कि ये सोडियम क्लोराइड है, इसमें आयनिक बॉन्ड होगा। क्योंकि एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब अंडरस्टूड होता है, मतलब आपको तुरंत देखते ही पता चल जाता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कोई साइन की ज़रूरत पता नहीं, हो सकती थी मैं भी, आपको लग रहा है, बाकी लोगों को नहीं लगा कि ज़रूरत होनी चाहिए, उन्होंने कोई साइन दिया नहीं। और अगर कहीं पर आपको मिलेगा तो ऐसे ही लिखा रहेगा कि ए के बीच में डॉटेड लाइन से, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की लाइन आप जैसे ड्रॉ करते हैं उस तरीके से कहीं पर लाइन खींची रह सकती है। दैट्स ऑल, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। हम बात कर रहे थे लिथियम क्लोराइड की और पोटेशियम क्लोराइड की। आप लोगों को गैस करना है, जज करना है, गैस नहीं करना है, जज करना है। मतलब जो आप बोलेंगे उसके पीछे सोचेंगे, उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए कि दोनों में से किस वाले में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा, आसानी से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या सोचते हैं? सभी सेंटर्स ने लगभग वही आंसर दिया है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक बात है, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन लूज हाँ होंगे सर। ठीक बात है। लिथियम में भी सर बोलिए आप।
आप जो कह रहे हैं कि लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, पोटेशियम से भी एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ठीक बात है, लूज ही होगा, दोनों से ही एक एक। लेकिन लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो सकता है या पोटेशियम में आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है? दैट वाज द पॉइंट। पोटेशियम से आसानी से लूज हो सकता है, और चूंकि ये नेगेटिव आयन तो एक ही जैसा है, Cl माइनस। लिथियम में क्या रहेगा सर वो सेकंड, और KCl में सर पीछे साइड उसका सेल बड़ा हो जा रहा है पोटेशियम का साइज, इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, आसानी से निकल जाएंगे। लिथियम KCl में निकल जाएगा। लिथियम का साइज होता है छोटा, वहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल रहे हैं, तो आसानी से नहीं निकलेगा सर। चलिए, तो यहाँ पर हो गया सर, यही आंसर दे रहे थे। हाँ, लिथियम क्लोराइड में क्या है कि स्मॉल साइज है। मैं इसकी बात करता हूँ, ईज की हम बात करते हैं, पोटेशियम की तरफ आ जाते हैं। हम कहते हैं कि जो पोटेशियम है, दिस लूजेस इलेक्ट्रॉन इजीली। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा तो हम कहेंगे कि आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड इजीली। ऐसे ही तो आप इसको ऐसे भी कह सकते थे, ये जो हमने लिखा है कि लूजेस इलेक्ट्रॉन इजीली, इसको आप ऐसे भी तो कह सकते थे कि पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होती है। एनर्जी सर लो है सर, ऐसे भी कह सकते थे, मतलब जिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो आसानी से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक, अब की बार हम एनाइन डिफरेंट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए इस बार हमने ले लिया है सोडियम और एक बार ले लिया है क्लोराइड और एक बार ले लिया है ब्रोमाइड। बताएंगे कि किस वाले में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ईजियर है। इस बार क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेगा, कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इज ईजियर। कह सकते थे गेन्स इलेक्ट्रॉन इजीली, तो जब इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन हो जाता है तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड इजीली। ये जो हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन इज इजियर, इसको हम ऐसे भी कह सकते थे कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, मतलब इस वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम कह सकते थे कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इस वाले के कंपैरिजन में लो होती है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोवैलेंट के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, आपके पास दो फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी। आप कहेंगे कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो फॉर दिस एटम। कौन सा एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसको हम लिख देते हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बनाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। आप कहेंगे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम की आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए अगर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इजीली होना है तो। दो फैक्टर्स से, दोनों को लिख लीजिए और किस केस में आसानी से बनेगा वो भी लिख लीजिए कि पहला फैक्टर है फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड में, इसको लिख लीजिए वैसे, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। पहला फैक्टर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
बताना जरा फर्स्ट और सेकेंड में किसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, किसमें कम है। पन्ने पलट के देखना जरा, साइज या एटॉमिक रेडियस में देखना जरा कि पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। आपके साथियों को पता चल गया होगा अब तक कि आपने ये आंसर क्यों दिया। इन्होंने आंसर दिया था कि 1 वाले का ज़्यादा है, 2 वाले का कम है। इन्होंने बेसिस लिया था एटॉमिक साइज को और वही गलत लिया था, इसलिए इनका आंसर गलत था। बाकी जितने सेंटर्स ने आंसर किए थे सभी ने सही किया था कि 2 वाले में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। और उसका रीज़न एकदम से क्रिस्टल क्लियर है कि आप एक चीज़ तो ले रहे हो वो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करती है, दूसरी चीज़ वो ले रहे हो जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करना चाहता। क्लोरीन तो दोनों में एक ही जैसा है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। लिथियम आसानी से देता है, क्लोरीन आसानी से नहीं देता है। ये आसानी से दे देगा तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आसानी से देता नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये आसानी से कहाँ देता है, हमने पोटेशियम और लिथियम की कंपैरिजन की थी अभी, तो हमने बोला था कि लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। ये वैसे ही है कि यहाँ पर आप कंपैरिजन कर रहे हो, वहाँ पर हमने कंपैरिजन की थी लिथियम और पोटेशियम की, यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कार्बन और लिथियम की। अलग अलग है। लिथियम है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लूज करके स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। कार्बन है फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देगा स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए लूज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय कार्बन इज नॉट फेवर्ड, दैट ऑफ लिथियम इज फेवर्ड। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक लूज करेगा आसानी से कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। उसको आप अगर साइज में इंटरप्रेट करना चाहते हैं, उससे कोरिलेट करना चाहते हैं, लिथियम का साइज बड़ा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे आसानी से निकल जाएगा। कार्बन में साइज हो जाता है छोटा, साइज जब छोटा हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के स्ट्रांग हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना इनफेक्ट यहाँ पर मुश्किल है। अदरवाइज हमारे पास एक और क्राइटेरिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आप कहते हो, मान लीजिए कि ये जो एटम्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है E1, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है E2, तो पहले वाले केस में जो डेल्टा E होगा E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 आप कुछ भी ले लो, सेकेंड केस में जो डेल्टा E होगा E2 माइनस E1, इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं हम। इस वाले को मान लीजिए हमने लिखा है डेल्टा E डैश, इसको लिखा है डेल्टा E डबल डैश। ये वैल्यू अगर डेल्टा E की, डेल्टा E क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, E का मतलब था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम्स का 1.7 आता है तो जो कंपाउंड बनने का चांसेस होते हैं वो होता है 50% आयनिक, मतलब 50% कोवेलेंट। अगर डेल्टा E की वैल्यू मोर देन 1.7 हो जाएगी तो हो जाएगा आयनिक, और अगर डेल्टा E की वैल्यू लेस देन 1.7 हो जाएगी तो हो जाएगा कोवेलेंट। मान लीजिए एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं यहां पर एटम्स लिख दे रहा हूं X और Y, इसके लिए एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X Y Z 3 लिख दे रहा हूं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लीजिए 2.0, 3.5, 4.0। कंपाउंड्स लिख रहा हूं मैं, बताना इनका नेचर।
x की थी 2.0, y की थी 3.5, एक्स वाई कंपाउंड बना तो x की और y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता कर लो। सर 1.5 1.5 आया, तो 1.5 का मतलब कौन सा केस हुआ? सर आयोनिक कंपाउंड बनेगा। क्यों 1.5 में कहाँ आयनिक बनता है? सर कोवलेंट कंपाउंड 1.5 से कम है ना आई की वैल्यू, तो कोवलेंट होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि, चलिए आगे बताइए, इसमें बताइए एक्स जेड में सर इसमें आयोनिक बनेगा। पक्का श्योर? YZ में सर वाई जेड में आयनिक बनेगा। बाकी सेंटर क्या कहते हैं? देखिए बाकी सेंटर से लोग दे रहे हैं आंसर, और एक्स वाई को कोवलेंट बोला था, कोवलेंट आयनिक आयनिक कोवलेंट आयनिक कोवलेंट, नीमच में आयनिक बोला हुआ है, कुछ भी नहीं है। अब तो आपको यहाँ से वैल्यू देखनी है, एक्स और जेड का डिफरेंस देखना है, एक्स और जेड का। एक्स का है 2, जेड का है 4, 2.0 हो गया तो आयनिक हो गया। यहाँ पर y और z, y का 3.5, z का 4.0, डिफरेंस आएगा कितना? 0.5, कोवलेंट हो गया। ये है कैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करते हैं पता करने के लिए कि ये जो कंपाउंड बनेगा वो आयोनिक होगा या कोवलेंट होगा। यहाँ पर एक चीज और सुन लीजिए ध्यान से जरा, कि अगर हम इस वाले कंपाउंड की बात करें, आप लोग जरा बताइए कि अगर डेल्टा ई की वैल्यू 0 हो तो किस तरह का कंपाउंड बनेगा? मैंने एक हाइड्रोजन लिया हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन लिया हुआ है, इनके बीच में मैं बॉन्ड बनाना चाहता हूं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन एटम की है वही इस हाइड्रोजन एटम की है। क्या इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है, बनता भी है, और वो प्योरली कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसमें कोई भी 1% भी आयोनिक नेचर नहीं होता है। इनफैक्ट होता क्या है, मैं यहाँ पर एक स्केल बना देता हूँ, आप लोगों को एकदम से समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चक्कर है क्या एक्चुअली। ये है वैल्यू डेल्टा ई की, और जब हम इधर जाएंगे इस तरफ तो हम कहेंगे आयोनिक नेचर इंक्रीजेस, और अगर हम इधर जाएंगे तो हम कहेंगे कोवलेंट नेचर इंक्रीजेस। जो ये पॉइंट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये वैल्यू थी 1.7, और जब 1.7 होगा ये एकदम से मिड पॉइंट होता है। यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें 50% आयोनिक नेचर होगा। इसको मैं अगर इधर लिखता तो शायद आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होता। अगर 1.7 है तो ये आयनिक भी है, मतलब यहाँ पर हो सकता है ये होगा 50% आयोनिक 50% कोवलेंट। थोड़ा और आगे आ जाओगे अगर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 75% आयोनिक 25% कोवलेंट। बिल्कुल यहाँ पर आ जाओगे किनारे की पोजीशन पे तो ये हो जाएगा 100% आयोनिक 0% कोवलेंट। ऐसे इधर आ जाओ, यहाँ पर कोई पॉइंट है मान लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 25% आयोनिक 75% कोवलेंट। और आगे आ जाओगे, यहाँ पर 0% आयोनिक 100% कोवलेंट।
तो अगर डेल्टा ई की वैल्यू 0 होगी तो जो कंपाउंड बनेगा वो 100% कोवेलेंट होगा। अगर जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ था ये वाई जेड जो है, इसमें क्या हो रहा है, डेल्टा ई की वैल्यू आ रही है कितनी, 0.5। 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 1.7 से कम है। तो जो ये वाला पॉइंट होगा इस वाली स्केल पर कहाँ आ रहा होगा, लगभग यहाँ पर कहीं, ये वाला कंपाउंड। तो ये कोवलेंट नेचर इसमें ज़्यादा होगा, आयनिक नेचर बहुत ही कम होगा। ऐसे ही आप किसी दूसरे के केस के बारे में बात कर सकते हैं। मान लीजिए जो हमने वाई जेड लिया था, ये था कितना, इसके लिए डेल्टा ई की वैल्यू थी 1.5। तो ये जो 1.5 है ये यहाँ पर कहीं पर आ रहा होगा, है ना। ये थोड़ा सा अगर और डिफरेंस बढ़ जाता तो आयोनिक कंपाउंड हो जाता प्रीडोमिनेंटली। अभी इस कंडीशन में ये हो सकता है 40% या 45% आयनिक होगा, लेकिन 55 या 60% तक कोवेलेंट होगा इन नेचर। तो इसमें अभी इस वाले कंपाउंड में कोवेलेंट का नेचर चूंकि ज्यादा था, इसलिए हमने इसको कोवेलेंट कह दिया। और कोवेलेंट कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि उसमें आयनिक नेचर बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 0 नहीं है तो वो जो बॉन्ड्स बनेंगे वो बॉन्ड्स 100% कोवेलेंट नहीं होंगे, उनमें कुछ ना कुछ आयोनिक नेचर भी जरूर रहता है। उसकी हम बात करेंगे एक बार फिर से जब कोवेलेंट कंपाउंड्स दोबारा पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर कैसे डिपेंड करता है। तीसरा फैक्टर था फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स की बात कर रहे थे हम लोग। तीसरा फैक्टर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस चीज को लिख लीजिए, ये वाला जो मैंने यहां पर बॉक्स बनाया था, ये कि अगर किसी दो एटम्स की डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा है तो वो आयनिक रहते हैं, 1.7 से कम है तो कोवेलेंट रहते हैं, और अगर एकदम से 1.7 ही होता है तो वो आधे आयनिक और आधे कोवेलेंट होते हैं। सर इसका मतलब ये है कि कोई सा भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 100% आयनिक? क्योंकि सर जस्ट वैल्यू तो है ही नहीं सर उसकी। अच्छा, इंफिनिट क्यों नहीं हो सकता 100% कंपाउंड? हर एक आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट नेचर रहेगा। डेल्टा ई की मैक्सिमम वैल्यू है कुछ पॉसिबल वैल्यू, डेल्टा ई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सर मालूम नहीं है सर। अच्छा, है उसके लिए वैल्यू। एक हमारे पास ऐसा एटम होगा जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके बारे में जानते होंगे आप लोग, कौन सा है? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन। और एक ऐसा भी होगा जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो कौन सा होगा? सर एलआई। लिथियम। ठीक बात है। तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है यहाँ पर 100% पर। यहाँ पर मैंने डेल्टा ई की वैल्यू इसलिए जानबूझकर नहीं लिखी हुई है, मैंने आपको 1.7 जो दिया हुआ है वो एक वैल्यू दी हुई है कि यहाँ से आपको चूंकि डिफरेंस पता करना रहता है कि वो आयनिक है या कोवेलेंट, आपका इंटरेस्ट इसी पर ज्यादा होता है। और आप गैस कर सकते हैं कि जब इसका मिड पॉइंट 1.7 पर आ रहा है, मतलब किसी का 50% अगर 1.7 होता है तो 100% कितना होगा? 3.4। सिंपल एज दैट, वो हो जाएगा 100% आयनिक, और वो होता है लिथियम फ्लोराइड। सर अगर एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो या मतलब 3 चार्ज हो जाते हो। अच्छा, हमने कोई ऐसा कंपाउंड गैस किया हुआ है जिसमें 2 या 3 से ज्यादा एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो बॉन्ड बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए बात करें H2SO4 की, अब हम अलग अलग जो बॉन्ड्स बन रहे होंगे उनको भी देख लेंगे।
अब आप बात करोगे इन बॉन्ड्स की कि ये वाला बॉन्ड कैसा है, ये वाला बॉन्ड कैसा है, या ये वाला बॉन्ड कैसा है। अलग अलग बॉन्ड्स का नेचर होगा वहां पर, पूरे कंपाउंड का नेचर उन सारे बॉन्ड्स को मिलने से डिसाइड होगा। चलिए आगे बढ़े। एक और हमारे पास फैक्टर होता है अफेक्ट करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के लिए, और उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। उसको एक बार समझ लीजिए जरा। लैटिस एनर्जी तो शायद पूरा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड के, एक दो कुछ हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स के। मैं कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, आप लोग गैस करेंगे कि ये आयनिक है या नहीं, और अगर आयनिक है तो उनका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा होगा वो उसके बारे में एक दो कंपाउंड्स गैस कीजिए जरा। AlCl3 और Al2O3। यहाँ पर इनफैक्ट आपको यूज़ करना था डिफरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का आइडिया होता तो आपको पता चल जाता, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी कोई टेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता उनके एग्जैक्ट वैल्यूज़, तो आप लोग जज कर पाते कि ऐसा क्यों है। रिजल्ट्स मैं बता देता हूँ आपको, टेबल अगर आपके पास होगी तो आप लोग वहाँ से मैच कर लेंगे उन रिजल्ट्स को। AlCl3 होता है कोवलेंट, और कोवलेंट तब रहेगा जब वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। और Al2O3 होता है आयोनिक। डिफरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमने यहाँ पर किया हुआ है डेल्टा ई, दैट विल गिव यू द आंसर। Al2O3 आप लोग यूज़ करते हैं जब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं आप लोग, और इलेक्ट्रोलिसिस तभी पॉसिबल होता है जब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हो तब, और वो होता है इनफैक्ट Al2O3 आयनिक कंपाउंड, इसलिए उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा पाते हैं आप। AlCl3 कोवलेंट होता है, अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर, कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रॉपर्टीज कर लेंगे पहले, फिर कोवलेंट कंपाउंड्स करेंगे। AlCl3 कोवलेंट होता है, Al2O3 आयनिक होता है। आंसर आएगा डेल्टा ई की वैल्यू से। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय।